इसको मैं एक तरफ से खींच रहा हूँ इस तरफ से, और एक तरफ से खींच रहा हूँ इस तरफ से, तो ये जो लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ना मेरे इस हाथ की वजह से दाईं तरफ जाएगा, ना मेरे इस हाथ की वजह से बाईं तरफ जाएगा, ये वहीं रहेगा, जबकि दोनों तरफ से बल लग रहे हैं, इसके देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला हाथ, मान लो ये वेव जो है मेरा दायां हाथ है, इसको ऐसे खींच रहा है, ये वाला हाथ, ये वाला वेव मेरा बायां हाथ है, भी ढकेल रहा है। अगर हम एक वेव है जिसको हम ए कह रहे हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड वगैरह है, और एक दूसरी वेव है जिसको बी कह रहे हैं, और किसी जगह पर ये दोनों वेव आपस में मिल रही हैं, तो मिलने की वजह से हम उस जगह पर ओवरऑल क्या प्रभाव होगा उसको सी कहेंगे। तो आपको सिर्फ ए और बी को सम कर देना है, सिंपल सा मतलब है। और अगर हम कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी एल्जेब्रिक है, इनके ऊपर कुछ एल्जेब्रिक वेक्टर जैसा है, तो आपको जस्ट इनका एल्जेब्रिक सम कर देना है। तो इस तरह से जब हम वेक्टर सम, एल्जेब्रिक सम या सम परफॉर्म करते हैं, जोड़ना परफॉर्म करते हैं, वेव के इक्वेशंस को, वेव के व्यवहार को समझने के लिए, उसी जोड़ने को ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। सुपर इम्पोज, बेसिकली इसमें सुपर इम्पोज वर्ड है, सुपरपोजिशन के पीछे सुपर इम्पोज वर्ड है। सुपर इम्पोज का मतलब एक तरह से होता है, जैसे हमारे पास ये हाथ है, ये तो आपने इसको से सुपर इम्पोज कर दिया, मतलब आच्छादित हिंदी में कहते हैं, यू जस्ट कवर्ड इट। अगर ये ऐसे है हाथ और हमने इसको ऐसे करने की कोशिश की, तो ये सुपर पोजिशन नहीं हुआ, बिकॉज ये देखिए उंगली का साइज अलग है, ये अंगूठा छोटा हुआ है, यहाँ पर उंगली का साइज अलग है। दिस इज नॉट द परफेक्ट सुपर इम्पोजिशन, दिस इज द परफेक्ट सुपर इम्पोजिशन। तो इस तरह से वेव्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, एंड देन वो एक रीजन में गई, फिर उसके दूसरे रीजन में इसको सुपर इम्पोज कर लिया गया, और इस तरह से हम उनको वेक्टर सम कर दें, उनका एल्जेब्रिक सम कर दें। एल्जेब्रिक सम इज अ बेटर वर्ड, दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग फैंसी सा वर्ड है, बट इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन। सवाल आपसे कैसे पूछते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबर का सवाल इस पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एक्सप्लेन इट एंड विद सम एग्जांपल। तो अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी उदाहरण से समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, क्या लिखेंगे, चलिए उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या, हमारा हेडिंग है कि प्रिंसिपल ऑफ superposition of waves, principle of superposition of waves, तरंगों का सुपरपोजिशन। इवन अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल में करंट की भी सुपरपोजिशन की एक प्रिंसिपल है। एक सर्किट के अंदर अगर 2 एनर्जी सोर्सेस लगे हैं, 2 बैटरी लगी हैं, तो उन दोनों बैटरी की वजह से किसी समय सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होगी वो कैसे उन दोनों बैटरी के द्वारा निकली हुई करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर वही एल्जेब्रिक सम वाली बात होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें समझना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि व्हेन 2 or more waves, when 2 or more waves overlap in space, the resultant displacement at any point किसी जगह पर and time is the algebraic sum of the displacements due to each wave individually। इस तरह की हमारी परिभाषा यहाँ पर बन गई है। परिभाषा कहती है कि जब दो या 2 से ज्यादा तरंगे ओवरलैप करती हैं स्पेस में, मतलब वो रीजन जहां हम स्टडी कर रहे हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा तरंगे स्पेस में ओवरलैप करती हैं, तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, यानी उनके सुपरपोजिशन के बाद जो आखिर में परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और वो परिणाम कहां देख रहे हो, एट एनी पॉइंट एंड एट सम टाइम, इज द algebraic sum of the displacements due to each wave individually।
तो आपके पास वेव्स जो हैं अलग अलग वेव्स हैं, तो अलग अलग वेव के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको अलजेब्रिक सम कर दोगे तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट वहां पर निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से ये है हमारे आंसर। देखिए एक बार, क्वेश्चन तो नहीं बदल गई। ओके, सो जैसे जैसे आप समझे, जल्दी से मैं वेव के बारे में आपको बता दूं। क्विक रिकैप है, हम क्या करते हैं जब किसी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो सामान्य रूप से वेव कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से एक साइनोसॉइडल वेव बनाई जाती है। ये जो हिस्सा होता है वाई एक्सिस, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पर समान रूप से हम टाइम को रखते हैं। तो ये वेव दिखा रही है कि ये किस तरह से इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तरंग का। गणित के रूप में हम तरंग को ऐसे समझाते हैं, दिखाते हैं। तो ये साइन वेव, क्योंकि जीरो शुरू है तो साइन वेव। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो हाइट होती है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो मान लो इसको हम कह रहे हैं ए, इस पूरी हाइट को हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ए। अच्छा, एक बार ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो इस यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को कह रहे हैं वन साइकिल। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, वन साइकिल। और एक सेकंड में जितने साइकिल पूरे करता है, मान लो एक सेकंड के समय में 2 साइकिल पूरे किए, तो उसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 10,000 बार ये अपने साइकिल पूरे कर ले, यही साइकिल मतलब 1 + 1 - 1 साइकिल, फिर 1 + 1 - 1 साइकिल, तो अगर वो एक सेकंड में 10,000 बार ऐसे साइकिल पूरे कर ले तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 है। ये फ्रीक्वेंसी का मामला है। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी वगैरह भी डिफाइन करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। अगर इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर ओमेगा आ जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो अब क्या होगा, हम यहां पर अब क्या दिखा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। वेव इधर एक मैक्सिमम ए तक गई, फिर इधर मिनिमम भी -a तक जाएगी, फिर मैक्सिमम +a तक गई, तो इसका प्लस माइनस साइकिल में एम्पलीट्यूड इस तरह से चल रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम यहां पर इस जगह पर, इसको y एक्सिस है तो लिखेंगे y = a sin ωt। अभी हम केवल टाइम वाला फैक्टर ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर इसमें t का क्या रोल है, जरा समझो। जैसे यहां से जब वेव चलना शुरू की तो ये कोई टाइम था t0, तो t0 जब पहुंची तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया a। लेकिन अगर वो t0 से पहले है, कहीं कोई टाइम मान लो ये है, t- कोई टाइम है, तो t- पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ और a से कम है। और उससे पहले जब t" पे इसका डिस्प्लेसमेंट और कम है। ऐसे t के बाद आप जाओगे t+ पे गए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट a से कम हो गया, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट माइनस चलने लगा। तो आपके सिर्फ मैक्सिमम माइनस और मैक्सिमम प्लस डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी और भी अलग अलग टाइम पर और डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहते हैं क्षणिक बढ़ता ए तक जाता है, फिर घटता हुआ 0 आता है, फिर घटते घटते -a तक जाता है। तो जब वो +a तक पहुंचा, उससे पहले और उसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो a से कम है। तो उन टाइमों पर जो डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्षणिक विस्थापन कहते हैं। तो ये जो y है ये किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात कह रहा है। अगर ये टाइम t0 बराबर हो गया तब तो डिस्प्लेसमेंट a है ही है, अदरवाइज a से कुछ ना कुछ फैक्टर कम होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y = a sin ωt। अब जरा समझें, अब इस सिचुएशन को देखें जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको बताती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहती है कि मान लो हमारे पास एक वेव इस तरह से है जिसके लिए फॉर्मूला है y1 = a1 sin ω1t। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। एक दूसरी वेव है, देख रहे हो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब जल्दी जल्दी साइकिल हो रही है। तो मान लो 1 सेकंड का मामला ये है, तो यहाँ 1 2 3, 1 सेकंड में इसने 3 साइकिल पूरे किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज है। इसने कितने किए, 1 2 3 4 5, और मान लो ये कर दिया 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज हो गई। अब देखो यहाँ पे बीच से लाइन खींच दें तो ये हाइट एम्पलीट्यूड है, इसके बीच से लाइन खींच दें तो इसका भी हाइट एम्पलीट्यूड है, तो ये कम है। तो हम इसके लिए वेव मान लेते हैं y2 = a2 sin ω2t। ऐसे ही एक वेव मान लो इस तरह की है, इस तरह की वेव है 2 हर्ट्ज की, इसके लिए आपने y3 = a3 sin ω3t मान लिया। ठीक है, अब ये 3 तरह की तरंगे हैं, वो एक साथ चल रही है एक ही जगह पे, एक ही स्पेस में। ढोल बज रहा है, यहाँ पर हारमोनियम बज रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो ढोल से, हारमोनियम से, मुझसे सबसे अलग अलग तरह की तरंगे निकल रही हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की तरंगे निकल रही हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड की तरंगे निकल रही हैं।
और वो सब आपके कानों तक जा रही हैं। तो आपके कान पर उन तरंगों के साथ किस तरह की मैथमेटिक्स काम दे रही है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहेगा कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे ओवरलैप करें, ओवरलैप मतलब एक ही स्पेस में जा रही थी, दूसरे के तो रीजन में जाएंगी ही, तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एंड टाइम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव इंडिविजुअली। सो अगर ओवरऑल आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, आपको सिर्फ एल्जेब्रिक सम, ये वाला आपको सिर्फ एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, यानी सिंपली y1 y2 y3, आप y1 प्लस y2 प्लस y3 कर दीजिए, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी क्षण पर किसी जगह पर मिल जाएगा। तो सिंपल सा ये आइडिया है, सुपरपोजिशन का सिद्धांत यहाँ कहलाता है। सुपर इम्पोज हो जाएंगे वेव, तो उनकी जो मैथमेटिक्स है इनमें कुछ ऐसा नहीं, अब ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको y का लॉग जोड़ना है, इनका लॉग जोड़ना है, या एक्सपोनेंशियल y1 प्लस एक्सपोनेंशियल y2 प्लस एक्सपोनेंशियल y3, ये सब नहीं करना है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल एल्जेब्रिक सम y1 y2 y3 इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इट इज वेरी यूजफुल, है ना, इट इज वेरी यूजफुल। तभी तो कितना आसान हो गया है मैथमेटिक्स हमारी करनी। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ वेव्स, अगर वेव चल रही हैं ट्रेवल थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। सो अगर वेव्स आर ट्रेवलिंग इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, द वेव्स कंबाइन विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। डिस्टर्ब करती क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा कहते हैं कुछ कि y है तो y1 है, लेकिन y1 की प्रेजेंस में y2 वाला हाफ हो जाएगा उसका इफेक्ट, और y3 का इफेक्ट और कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ऐसा कुछ भी हो सकता था सीरीज, ऐसा नहीं, इस तरह की चीजें नहीं है। तो बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए सिंपली y1 y2 y3 इन सब का सम ही आपको कर देना है। तो वेव्स बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब करे हुए मीडियम में चलती हैं, इसका साइकोलॉजी ये है। एंड द वेव कंबाइन विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर परमानेंटली, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द डिस्प्लेसमेंट सिंपली एड अप एट ईच पॉइंट, सिंपली एड अप हो जाता है, सब जुड़ जाता है, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर खुरपेच हमको नहीं करनी है। अब यहां पर दो चीजें और समझनी है, जब जुड़ेंगी तो क्या जुड़ने को हम किसी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक और डायग्राम देखेंगे, एक और फिगर देखेंगे, जिससे हम थोड़ा सा अपने विजुअलाइजेशन वाले वेव के विजुअलाइजेशन वाले क्राइटेरिया को पूरा करना शुरू करेंगे। आप कहोगे सर विजुअलाइजेशन की क्या जरूरत है, वेव्स दिखती तो है नहीं। तो बच्चा ऐसा है कि फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में मुख्य रूप से यही एक बड़ा अंतर है जिसको कि आपको समझना है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डेडिकेटेड, वेरी डेलिकेटेड टूल, जिस लैंग्वेज से आपको कोई भाव कहना है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू एक भाषा है, लेकिन उस उर्दू की भाषा को आप इंकलाब के गजल शेर नज्म कह सकते हो, विद्रोह के शेर उसमें असार कह सकते हो, मोहब्बत के, प्रेम के, इमोशन के उसमें कविताएं और उसमें उर्दू शायरी आप कर सकते हो। तो भाषा वही है, लेकिन उस भाषा के साथ एक इमोशन का मामला जुड़ा हुआ है। आपकी शायरी ऐसे से इंकलाब आ जाए, लोग सुने, उनको सिस्टम के साथ विद्रोह की भावना आ जाए, आपके शायरी सुने लोगों के अंदर जो प्रेम है वो स्टिमुलेट हो जाए, मोहब्बत की भावनाएं उनको फील करें, शांति उनको मिले, उत्साह मिले। तो वैसे ही फिजिक्स का भी मामला है। मैथमेटिक्स जो है वो भाषा है, बहुत खूबसूरत भाषा है, लेकिन भाषा से कह क्या रहे हो, भाषा का इस्तेमाल कुछ इमोशन डालकर करोगे ना। भाषा का सही इस्तेमाल तभी होता है जब उसमें भाव जुड़ जाए, इमोशन जुड़ जाए। तो फिजिक्स इज दैट इमोशन एंड इट रिक्वायर्ड द विजुअलाइजेशन। गणित ने कहा ऐसे ऐसे इक्वेशन है, तो फिजिक्स में हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ग्रेट फेनमैन ने इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बकायदा फेनमैन डायग्राम उन्होंने बनाए थे। बहुत ही डेडिकेटेड टूल है क्वांटम फील्ड थ्योरी का फेनमैन डायग्राम। तो खैर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारे पास एक वेव है इस तरह से, ये जा रही है किसी मीडियम में, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जुड़ा वेव एक और है, मीडियम में जा रही है। आप देखें सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को सम कर देना है भाई। अगर हम कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन y1 बराबर a1 साइन ओमेगा 1t है, इसकी इक्वेशन y2 बराबर a2 साइन ओमेगा 2t है, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो y बराबर y1 प्लस y2 आ जाएगा। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या डायग्राम में हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, ये इक्वेशन y1 की है तो ये प्लस साइन यहां हो गया, तो ये y2 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो y होगा उसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो जब पीक पोजीशन है, इसकी पीक पोजीशन यहां पर भी है, इसकी पीक पोजीशन है, पीक पोजीशन पे पीक पोजीशन आ गई, पॉजिटिव डायरेक्शन की पीक पोजीशन पर पॉजिटिव डायरेक्शन की पीक पोजीशन आ गई।
तो क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर मान लो इसका A1 है, इसका A2 है, तो ये जो इसकी वजह से जो वाई वेव बनेगी, ये वाई वेव जो होगा, इसका ये वाला हिस्सा इस A1 और A2 के सम पे डिपेंड करेगा, A1 और A2 के सम पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही यहां पर है निगेटिव डायरेक्शन में A1 है, निगेटिव डायरेक्शन में A2 है। ये डायरेक्शन हमने निगेटिव कही है, इसको हमने पॉजिटिव कहा, इसलिए इसको हमने निगेटिव कहा। तो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में वो बात बढ़ जाएगी, ये A1 A2 का सम होकर के यहां बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही यहां पर होगा इस तरह से, यहां भी एक सेम फेज में है तो इसे ऐसे हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं सेम फेज। देखो यहां पर दोनों एक साथ पीक ले रही हैं और एक साथ इनका लोअर पोजीशन भी आ रहा है। इसे इस चीज को कहा जाएगा फेज, सेम फेज, इसे कहा जाएगा सेम फेज। तो सेम फेज में है इस तरह से, चाहे सेम फेज में है इस तरह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव होगी वो उसके एम्पलीट्यूड में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसे एक तरह से कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, जहां पर दो तरंगों के जो एम्पलीट्यूड है वो सेम फेज में है। तो सेम फेज में होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है, उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड भी उसी हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ जा रहे हैं, ओवरऑल बढ़ोतरी और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मामला ये हो सकता है, जैसे वही वेव है y1 इस तरह से थी, जो आपकी y2 वेव है वो इसके अपोजिट फेज में आ गए। अपोजिट फेज का मतलब आप जरा यहां समझने की कोशिश करें, जैसे यहां पर प्लस था, यहां निगेटिव साइकिल, यानी कि प्लस वाले जहां पर एम्पलीट्यूड राइज कर रहा था, दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड नीचे जाता है वो वाला हिस्सा उसके ऊपर आ गया। तो इसे कहेंगे कि आउट ऑफ फेज हो गए। ये दोनों जो हिस्से हैं, दोनों तरंगे जो हैं वो आउट ऑफ फेज हो गई हैं। तो अगर दोनों आउट ऑफ फेज हो गई तो जाहिर सी बात दिख ही रहा है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक प्रभाव से आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए क्या करें, मान लें हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसको मैं एक तरफ से खींच रहा हूं इस तरफ से और एक तरफ से खींच रहा हूं इस तरफ से। तो ये जो लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ना मेरे इस हाथ की वजह से दाईं तरफ जाएगा, ना मेरे इस हाथ की वजह से बाईं तरफ जाएगा, ये वहीं रहेगा, जबकि दोनों तरफ से बल लग रहे हैं, इसके देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला हाथ, मान लो ये वेव जो है मेरा दायां हाथ है, इसको ऐसे खींच रहा है, ये वाला वेव मेरा बायां हाथ है, भी ढकेल रहा है। तो एक तरफ से मैं खींच रहा हूं, इससे मैं ढकेल रहा हूं, तो जो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, या फिर इससे खींच रहा हूं, इससे ढकेल रहा हूं, तो इसका इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सोचो ये कितना अच्छा है। पहले क्या था, एक हाथ से तुम कर रहे थे, फिर दो हाथ का इस्तेमाल कर दिया तो चीजें बढ़ गई, कंस्ट्रक्ट जैसा हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इससे हम खींच रहे हैं और इससे उल्टा खींच रहे हैं, सो ये इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां है वहीं का रहेगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वाई आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो घट गए ना, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आउट ऑफ फेज हो गए। सो अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखो, जहां यहां पर कंस्ट्रक्ट होकर के चीजें एम्पलीट्यूड बढ़ रहे थे, यहां पर सब चीज एकदम स्टिल 0, कोई हरकत ही नहीं है, थिंग्स आर 0। अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि इस स्थिति को हम कहते हैं डार्क फ्रिंज कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर यहां डिस्ट्रक्टिव, यहां कंस्ट्रक्टिव मामला चल रहा था, चीजें ऐड ऑन हो जा रही थी, इंप्रूव कर रही थी, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। आई होप आप ये सब चीज़ें को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। वीडियो देखिए करिए, तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह बता दिया करिए कि सही दिशा में चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हम बस हाई फाई हवा में उड़े चले जा रहे हैं और आपको उस तरह से चीज़ें नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन की, तो एक एप्लीकेशन तो बच्चा आपको अभी ही समझना है। वैसे तो डॉपलर इफेक्ट और कई सारी चीज़ें हैं जो वेव के सुपरपोजिशन से हम साउंड में भी समझा सकते हैं, मैकेनिकल वेव में समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल समझना है जो कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल से जुड़ा है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। अब आप कहोगे सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव क्या है, तो ये एक ऐसी घटना है जो मेरे ख्याल से सबने देखी है। आम जीवन में ये ऑप्टिक्स की कैसी घटना है जो आप सबने देखी है। एग्जाम्पल सुनिए, क्या आपने कभी साबुन के बुलबुले देखे हैं? जरूर बचपन में उड़ाए होंगे, देखे ही होंगे। अगर धूप में उन बुलबुलों को देखो, जा ध्यान से पास से गुजरे या अपने हाथ में साबुन का फेना बनाओ, फुलाओ, तो देखोगे उनमें एक रंग दिखाई पड़ते हैं, वो भी तो रंग तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है साबुन का बुलबुला में कोई रंग तैर रहा है, उसकी सतह पर ट्रांसपेरेंट होता है पर उसमें रंग दिखाई पड़ते हैं। कहाँ से आई ये रंग? ये रंग जो है ये सूर्य के प्रकाश में है, जाहिर सी बात है। जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश में 7 रंगों का समावेश होता है, 7 कलर्स उसमें बने होते हैं। लेकिन वो जो बुलबुले में रंग दिख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द
इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म प्रोसेस। एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस की घटना होती है, उसकी वजह से आपको वो बुलबुले के 7 रंग, बुलबुले में 7 रंग दिखाई पड़ते हैं तैरते हुए उसकी थिकनेस वगैरह के हिसाब से। दूसरा आपने देखा होगा कि जो सतह होती है, पानी की सतह है, सड़क वगैरह, तेल गिरा दो, अगर वहाँ पे पेट्रोल गिरा है या कोई भी तेल गिरा हुआ है, तो आपको उस तेल की सतह पर कुछ रंग तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे। रंग वहाँ पर झिलमिला से रहे होते हैं, हवा चल रही है तो पानी सतह हिल रही है, तो पानी सतह पर रखा हुआ तेल भी हिल रहा है सतह, तो वो झिलमिला रहा है। वो भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का एक सिंपल सा केस है। तो ये तो दो ऐसे डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना हैं जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के साथ जुड़े हैं, और आपने देखा होगा जीवन में, नहीं देखा है अगर ध्यान नहीं दिया है तो कभी ऐसा करके देखिएगा। साबुन बुलबुला तो बना सकते हैं, जरूर नहीं घर के तेल को आप गिरा के पानी पर देखें, थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साबुन का बुलबुला इज समथिंग विच इज वेरी मच अचीवेबल, आप देख सकते हैं, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। लेबोरेटरी सेटअप में तो भाई न्यूटन्स रिंग और तमाम मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर वैसे कुछ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको कि लोग देख सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है, वो लेबोरेटरी सेटअप है। पर आम जीवन की मैंने बात बताई आपको। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताएं। साबुन की बुलबुले और पानी सतह पर ही क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य का प्रकाश तो हर तरफ है, तो क्या हर सतह पर गिर करके वो नहीं दिखाई पड़ सकता? या क्या कमरे में हम उसको नहीं देख सकते? लेबोरेटरी की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बताऊंगा आपको कि इंटरफेरेंस की घटना जो है वो कुछ शर्तों के तहत होती है। कुछ शर्तें जो होती हैं उनका जब पालन होता है तभी आपको इंटरफेरेंस की घटना दिखाई पड़ती है। अब वो शर्तें क्या हैं, उन शर्तों की महत्वता क्या है, उन शर्तों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी है, वो चीजें आपको मुझे बतानी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये आपका खैर आज तो अभी समय हो गया है। सो अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस और कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में, कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इंटरफेरेंस के साथ में। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।